स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोक्सिसोम। हम इस लेक्चर में इन दोनों टॉपिक्स को आसान तरीन तरीके से डिस्कस करते हैं। अगर हम पेरोक्सिसोम की बात करें तो ये एक सिंपल सेल ऑर्गेनेली है जिसके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अगर हम अब इसको देखें तो ये एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि इनरिच्ड है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स के साथ, जैसा कि पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज वगैरह ये जो एंजाइम्स हैं ये इसके अंदर पाए जाते हैं। अब अगर इसको फर्दर देखें तो इसको आइसोलेट और डिस्कवर किया डी नामी साइंसदान और उसके वर्कर्स जो थे, उसकी जो पूरी टीम थी, उसके साथ जो काम करने वाले थे, उन्होंने 1965 में इसको लीवर सेल से आइसोलेट करके डिस्कवर किया। अब अगर हम इसको फर्दर देखें तो हम इस ऑर्गेनेली को पेरोक्सिसोम का नाम इसलिए देते हैं, इसको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये इन्वॉल्व थी फार्मेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाने और डिकम्पोज करने में इन्वॉल्व थी, तो इसीलिए इसको पेरोक्सिसोम का नाम दिया गया। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, इसके बाद जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल होती है जो इसको कवर करती है। फर्दर देखें तो ये प्लांट्स और एनिमल सेल जो हैं दोनों में पाई जाती है, हत्ता कि ये प्रोटोजोआ और यीस्ट के सेल्स में भी ये पाई जाती है। ये क्या करती है, ये H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रोड्यूसिंग और डिकम्पोजिशन मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रोड्यूस करने वाले और डिकम्पोज करने वाले जो एंजाइम्स हैं जैसे कि कैटालेज और ऑक्सीडेज वो इसके पास मौजूद होते हैं। अब अगर फर्दर देखें तो ये जो सेल ऑर्गेनेली है ये 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है। और अगर हम ग्लाइकोक्सिसोम की बात करें तो ये भी पेरोक्सिसोम की तरह सिंपल सेल ऑर्गेनेली और इसके बाहर भी मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, मगर फ़र्क ये है कि इसके पास थोड़े एंजाइम्स ज़्यादा होते हैं। और इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये प्लांट सेल ऑर्गेनेली ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। और इसके पास बहुत से एंजाइम्स होते हैं इन एडिशन टू ग्लाइकोलिक एसिड एंड ऑक्सीडेज। ये एंजाइम्स तो पेरोक्सिसोम में भी मौजूद थे, लेकिन ये जो हमारे पास ग्लाइकोक्सिसोम है उसके पास ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्सीडेज एंजाइम के अलावा भी बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। मोस्ट अबंडेंट होती है किस में, प्लांट जो है उसकी जब सीडलिंग हो रही होती है प्लांट के सेल में, जब सीडलिंग का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, ये उस वक्त ये अबंडेंट होती है, बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है। और ये शॉर्ट पीरियड जो होता है जर्मिनेशन ऑफ लिपिड रिच सीड, हमें पता है कि जब लिपिड रिच सीड जो है उसकी जर्मिनेशन हो रही होती है तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त एनर्जी की फार्मेशन में इसका अहम किरदार होता है, इसलिए ये उस शॉर्ट पीरियड में मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है। ये एब्सेंट होती है लिपिड पोर सीड, जिन सीड्स में लिपिड नहीं है, कम लिपिड है, उनमें ये एब्सेंट होती है, जैसे कि मटर है, पी का पौधा, उसमें ये एब्सेंट होती है। अब अगर हम इसको फर्दर देखें, इसके फंक्शंस की बात करें तो ये स्टोर जो फैटी एसिड्स हैं सीड्स के अंदर, उन फैटी एसिड को ये कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिलेट साइकिल की हेल्प से कन्वर्ट करती है। और जब कार्बोहाइड्रेट्स में तब्दील हो जाते हैं ये हमारे पास फैटी एसिड, तो हम उससे एनर्जी ईज़िली गेट कर सकते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ईज़िली एनर्जी देते हैं, तो वो सीडलिंग और जर्मिनेशन के प्रोसेस में यूज़ हो सकती है। और इसके बाद बहुत से एंजाइम मौजूद हैं जो कि फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए। और ये बहुत एनाबोलिक और कैटाबोलिक पैथवे में अहम किरदार अदा करती है, मतलब ये फार्मेशन भी करती है चीज़ों की और कैटाबोलिक मतलब चीज़ों को तोड़ती भी है। जैसा कि हमने देखा कि ये कुछ चीज़ों की फार्मेशन कर रही होती है और कुछ चीज़ों को तोड़ रही होती है, तो इसलिए इसको एनाबोलिक रोल भी है और कैटाबोलिक रोल भी है। और ये लिपिड रिच सीड्स जो हैं जैसे कि सोयाबीन है, कोस्टर है, इसके जो इस तरह के सीड्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लिपिड होता है, उनमें ये फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म करती है और फैटी एसिड को तोड़ती है सक्सिनेट में। और ये जो फैटी एसिड हैं जब ये सक्सिनेट में तोड़े जाते हैं तो सक्सिनेट को फर्दर कुछ प्रोसेस से गुजर कर कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। और जब कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं तो उनसे ईज़िली एनर्जी इस्तेमाल की जा सकती है उन कार्बोहाइड्रेट्स से, और उस एनर्जी को जर्मिनेशन और सीडलिंग के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। ये आसान से टॉपिक थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।